सभी इतिहास के विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आज जो चर्चा का विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है बिस्मार्क की विदेश नीति। आप सब जानते हैं कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। काफ़ी लंबे समय तक वह जर्मनी का चांसलर रहा और उसने जो अपनी नीतियां बनाई, खास करके विदेश नीति के क्षेत्र में उसने जो काम किया, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और आने वाली दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी उसको निर्धारित करने में बिस्मार्क की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मित्रों, इसके पहले कि मैं बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में बात करूं, थोड़ा सा बिस्मार्क का परिचय भी दे देना उचित लगता है। बिस्मार्क प्रशा के एक उत्तम कुल में 1815 ईस्वी में पैदा हुआ था, 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। उसके पूर्वज काफ़ी समृद्ध थे और बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी थे। बिस्मार्क की शिक्षा काफ़ी अच्छे ढंग से हुई। बर्लिन और गॉन्टीजन विश्वविद्यालयों में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई और वह प्रारंभ में कभी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि उसको जो प्रसिद्धि मिलती थी वो अपनी उद्दंडता के लिए, अपने दुस्साहस के लिए, अपनी अनुशासनहीनता वगैरह के लिए उसको प्रशंसा मिलती थी या उसकी पहचान इस रूप में होती थी। बिस्मार्क आगे चल कर के 1847 ईस्वी में उसने राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ द्वारा जो है उसको पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया। तो बिस्मार्क अपने जीवन काल में क्रांतिकारी तत्वों का विरोध करता था और खास करके प्रजातंत्र और उदारता वगैरह का जो है वो सदैव विरोध करता था। और उसके विरोध का कारण भी था क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो एकीकरण जो है वो उदारवादी विचारधारा से नहीं हो सकता। उसके लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए युद्ध वगैरह लड़ना पड़ेगा। और आगे चल कर के जो जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क ने, उसने एकीकरण कुछ युद्ध लड़के किए जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध उसे युद्ध करने पड़े और वो ये भली भांति जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। और जर्मनी के एकीकरण के लिए एक सुदृढ़ सेना की बहुत आवश्यकता थी और उसके दृष्टिकोण से जो लोकतांत्रिक पद्धति थी या प्रजातांत्रिक पद्धति थी वो एकीकरण के लिए उचित नहीं थी। वो हमेशा जो है वो कहा करता था कि जो जर्मनी का एकीकरण होगा वो भाषणों से नहीं होगा। उसने एक बार कहा था कि नॉट बाय स्पीचेस एंड रेजोल्यूशंस ऑफ द मेजॉरिटीज are the great questions of the day to be decided, but by blood and iron। तो इससे आप ये समझ ही गए होंगे कि वह ब्लड एंड आयरन की नीति का समर्थक था। और उसके बारे में ये कहा गया है कि उसकी जो बुद्धि थी वो बड़ी विलक्षण थी। वह जर्मनी के लोगों की रग रग से परिचित था। जर्मनी के लोगों की जो भावनाएं थी, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उनसे वो बहुत अच्छी तरह से परिचित था।
और इसका उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। इसीलिए जो है उसके बारे में एक इतिहासकार ने लिखा है कि ही वॉज एन आर्टिस्ट इन पॉलिटिक्स, कि राजनीति में जो है वह एक कलाकार था। ही वॉज एन आर्टिस्ट इन पॉलिटिक्स, द ओनली मैन हु कुड जगल विद 5 balls। ये बड़ी मशहूर जो है ये कहावत है कि वो एक ऐसा जगलर था जो एक साथ 5 गेंदों को हवा में रख करके उनको बैलेंस किए रहता था। मित्रों, बिस्मार्क की तुलना कई बार कैवूर से की जाती है। कैवूर ने इटली के एकीकरण में जो भूमिका निभाई थी, वही भूमिका बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में निभाई। तो बिस्मार्क की विदेश नीति का अगर विश्लेषण न किया जाए तो तत्कालीन युग का इतिहास अधूरा रह जाएगा। मित्रों, बिस्मार्क ने जर्मनी के चांसलर के रूप में लगभग 30 वर्ष तक जर्मनी पर शासन किया। प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में उसने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और उनका पालन वह जर्मनी के एकीकरण के बाद भी करता रहा। अर्थात अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि एकीकरण के पहले और एकीकरण के बाद की विदेश नीति में एक प्रकार की समानता दिखाई देती है। जर्मनी यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था, अतः इसकी विदेश नीति यूरोप के इतिहास में बहुत महत्व रखती थी। जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा को कई युद्ध लड़ने थे। ब्लड एंड आयरन या रक्त और लौह की नीति अपनाकर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया था। उसके पश्चात बिस्मार्क को इस एकीकरण को सुरक्षित रखना था। ऐसा ना हो कि जर्मनी फिर से विखंडित हो जाए, फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट जाए। तो इसलिए एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क ने घोषणा की कि जर्मनी एक संतुष्ट राज्य है। एकीकरण के बाद वह अपने क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा राष्ट्रीय सभी प्रकार का विकास करना चाहता है। वह किसी के साथ स्पर्धा अथवा लड़ाई में नहीं आना चाहता। एजेपी टेलर ने अपनी पुस्तक बिस्मार्क द मैन एंड द स्टेट्समैन में लिखा है कि बिस्मार्क ओनली कंसीडर्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन कंट्री, ऑलवेज द वर्स्ट ऑफेंस दैट ए स्टेट्समैन कैन कमिट इन द आइज ऑफ फॉरेनर्स। अर्थात बिस्मार्क ने सदैव अपने देश के हितों के बारे में सोचा। और तो वो ये कहते हैं एजेपी टेलर कि कोई राजनेता, कोई स्टेट्समैन जो है, अगर सबसे खराब अपराध कर सकता है विदेशियों की नज़र में, तो वो यही था। यही अपराध उसका था कि उसने सदैव अपने देश के बारे में ही सोचा। बिस्मार्क की विदेश नीति से सर्वप्रथम 2 तथ्य सामने आते हैं। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके आप कह सकते हैं कि इसके विदेश नीति के 2 प्रमुख तत्व थे। पहला, अधिकाधिक राज्यों से मित्रता का संबंध रखना, तथा दूसरा, फ्रांस का यूरोपीय शक्तियों से कूटनीतिक अलगाव। अर्थात वह यूरोप के अधिक से अधिक राष्ट्रों से दोस्ती रखना चाहता था और फ्रांस को यूरोप की राजनीति में एकदम अलग थलग कर देना चाहता था। तो दोस्तों, इसके लिए बिस्मार्क ने कुछ ऐसी परंपराएं स्थापित की जो उचित न थी। वह चाहता था कि हर देश अपनी सेना को बढ़ाए, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो। इस कार्य के लिए उसने अपनी विदेश नीति में कुछ नए सूत्रों का समावेश किया। बिस्मार्क के पहले जो संधियां होती थीं वो अस्थायी होती थी, यानी कुछ समय के लिए होती थी। किंतु बिस्मार्क ने
एक नई परंपरा की शुरुआत की, और वो नई परंपरा यह थी कि बिस्मार्क ने लंबी अवधि की संधियों की नींव डाली। कुछ राज्य आपस में मिल जाते थे एवं खतरे के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। जब युद्ध का खतरा नहीं रहता था तब भी बिस्मार्क अनिश्चित युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता था। वो अगर मान लो भविष्य में कोई युद्ध हो जाए तो उसके लिए पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, ऐसा बिस्मार्क का मानना था। जर्मनी के द्वारा जो यह नई परंपरा डाली गई वह मानव जाति के लिए हितकर सिद्ध नहीं हुई। जर्मनी की गुप्त संधियों को देखकर दूसरे राज्य भला कब चुप रहने वाले थे। अतः अन्य देशों ने भी, अन्य राज्यों ने भी उसका अनुकरण किया और गुटबंदियों की एक परंपरा यूरोप में प्रारंभ हो गई। यद्यपि बिस्मार्क की यह नीति दोषपूर्ण थी, तथापि यह बिस्मार्क ने जर्मनी के हित के लिए किया था। वह जर्मनी को के चारों तरफ अपने मित्र राष्ट्रों का एक घेरा बना देना चाहता था और जर्मनी के चारों ओर से सुरक्षित कर देना चाहता था। शायद उसे पहले यह अनुमान नहीं रहा होगा कि इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। फ्रांस को बिस्मार्क अपना पक्का शत्रु समझता था। अभी मैंने कहा कि उसकी विदेश नीति का जो दूसरा तत्व था वो था फ्रांस को यूरोप की राजनीति में एकदम अलग थलग कर देना है, दुनिया की राजनीति में एकदम अलग थलग कर देना। तो दोस्तों, फ्रांस को बिस्मार्क अपना पक्का शत्रु समझता था। फ्रांस में वह प्रशा के राजदूत के रूप में रह चुका था तथा वह फ्रांस के रीति रिवाजों व विचारधाराओं से भली भांति परिचित था। फ्रांस के लोगों की क्या भावनाएं हैं उनसे भली भांति परिचित था। फ्रांस की राजनीति को और कूटनीति को वो अच्छी तरह से समझता था। उसका मानना था कि फ्रांस सदैव जर्मनी का अहित सोचता है, यानी कभी जर्मनी का भला नहीं सोचता। अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर फ्रांस ने जर्मनी का साथ छोड़ दिया था। बिस्मार्क का विचार था कि जर्मनी व फ्रांस की शत्रुता स्थायी है, परमानेंट है। इसलिए उसने फ्रांस के प्रति अलगाव की नीति अपनाई। अब इतिहासकार एरिक ब्रैंडनबर्ग, जिन्होंने जर्मनी का इतिहास लिखा है, उन्होंने लिखा है कि फ्रांस को विलग कर देने की नीति के होने पर भी फ्रांस के प्रति बिस्मार्क का रुख शत्रु जैसा नहीं था। वह फ्रांस को शांति तथा फ्रैंकफर्ट की संधि को भंग नहीं करने देना चाहता था। उसने फ्रांस को आश्वासन दिया था कि जहां तक पारस्परिक हितों का टकराव नहीं होगा वहां तक फ्रांस को वह पूरी सहायता देगा। फ्रांस के टोनक्यून जीतने पर उसने बाधा नहीं डाली एवं ट्यूनिस तथा मोरक्को आदि जीतने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस को प्रोत्साहित भी किया। तो वास्तव में बिस्मार्क का विचार था कि इन विजयों के उपरांत फ्रांस को अल्सेस व लारेन की कमी महसूस नहीं होगी। वह जानता था कि इस प्रकार की आशा को पूरा होने की बहुत कम संभावना है, फिर भी वह अपनी तरफ से समझौते और शांति की स्थापना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। तो मित्रों, स्पष्ट है कि यद्यपि वह फ्रांस को यूरोप की राजनीति में अलग थलग करना चाहता था, उसके प्रति उसने अलगाववादी नीति अपनाई, लेकिन साथ ही साथ फ्रांस के प्रति उसका जो रुख था वो शत्रु जैसा नहीं था। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड के विषय में बिस्मार्क का विचार था कि जर्मनी व इंग्लैंड में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वह आंशिक रूप से प्रारंभ के समय में माना जा सकता था कि दोनों के बीच में थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा थी। जर्मनी की सैन्य शक्ति अत्यंत सुदृढ़ थी एवं इंग्लैंड की नौसेना नेवी यूरोप में सबसे सुदृढ़ थी, सबसे मजबूत थी।
एकीकरण के बाद जर्मनी ने तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया, जिससे जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा। बिस्मार्क का विचार था कि स्वतंत्र व्यापार नीति का पालन करने पर हमारे उद्योग पनप नहीं सकेंगे। आयात माल पर वह इतना अधिक कर लगा देना चाहता था कि कोई उसे खरीद न सके। यानी कि एक तरह से कहा जाता है कि उसने संरक्षण की नीति अपनाई, यानी कि अपने यहाँ के उद्योगों को उतने संरक्षण दिया, आयात शुल्क इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि लोग बाहर का माल खरीदने से हिचकने लगे। उसने घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया तथा उद्योगपतियों से कहा कि वे अपने कारखाने में अच्छा माल तैयार करें, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी प्रतिस्पर्धा कर सके। कंपटीशन का ज़माना था, जिसका माल अच्छा होता था उसका माल विदेशों में अधिक बिकता था, तो इसलिए अच्छे माल तैयार करने के लिए उसने उद्योगपतियों से कहा। तो यह नीति स्वतंत्र व्यापार को रोककर देशी उद्योगों व व्यापार को संरक्षण प्रदान करने की थी, किंतु इसके परिणाम जर्मनी के लिए अच्छे सिद्ध नहीं हुए। 1878 ईस्वी में जर्मनी ने स्टील बनाने की विधि विकसित की और जर्मनी यूरोप के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाने लगा। इस परिवर्तन के कारण जर्मनी और इंग्लैंड में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई और आगे चल कर के यही जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा थी, वह प्रथम महायुद्ध का एक कारण बन गया। बिस्मार्क ने इंग्लैंड को तटस्थ समझा था। वो बिस्मार्क की एक बहुत बड़ी भूल थी कि वो इंग्लैंड को न्यूट्रल समझता था, इंग्लैंड को तटस्थ समझता था, तो ये बिस्मार्क की एक बहुत बड़ी भूल थी। जहाँ तक ऑस्ट्रिया और रूस के साथ बिस्मार्क के संबंधों का प्रश्न है, तो ऑस्ट्रिया और रूस के साथ बिस्मार्क का व्यवहार मित्रतापूर्ण था। इनके साथ वह प्रगाढ़ मैत्री करना चाहता था। इटली के ऊपर बिस्मार्क विश्वास नहीं करता था, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि वह इटली की उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए परिस्थितिवश उसने इटली के साथ समझौता किया। इटली के साथ उसने समझौता करना पड़ा परिस्थितिवश। दोस्तों, विदेश नीति के क्षेत्र में बिस्मार्क का जो सबसे पहला कार्य था वह था 3 सम्राटों का संघ, जिसे कहते हैं 3 एम्परर्स लीग का निर्माण। तो विदेश नीति के क्षेत्र में बिस्मार्क का जो सबसे पहला कदम था, फर्स्ट स्टेप जो था उसका, वह था 3 सम्राटों के संघ का निर्माण, क्रिएशन ऑफ 3 एम्परर्स लीग। विदेश नीति में यह उसका पहला कदम था। इसके सदस्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रूस थे। जो 3 एम्परर्स थे वो कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस। जब बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था, तभी वह बार बार कहा करता था कि रूस व ऑस्ट्रिया के साथ मैं मित्रता बनाए रखना चाहता हूं, क्योंकि वह हमारे लिए लाभप्रद हैं। 1871 ईस्वी से पहले से ही वह इस बात का प्रयास करता चला आ रहा था। ऑस्ट्रिया की पराजय के उपरांत भी उसने उनका कोई अपमान नहीं किया और न उनका कोई क्षेत्र हड़पा। इसी तरह क्रीमिया के युद्ध में तटस्थ रहकर उसने रूस की भी मैत्री प्राप्त कर ली। पोलैंड के विद्रोह के समय भी जर्मनी ने रूस की मदद की। तो इन कारणों से ऑस्ट्रिया व रूस उसके मित्र बने रहे। तो यह बिस्मार्क की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। 1872 ईस्वी से 1877 ईस्वी तक 3 सम्राटों के संघ के बीच केवल विचार विमर्श ही होता रहा। इसकी कोई परीक्षा नहीं हुई थी। आपस में दोस्ती तो थी, लेकिन दोस्ती को आजमाने का अवसर नहीं मिला था। परीक्षा की घड़ी 1878 ईस्वी में आई। ऑस्ट्रिया का विघटन हो रहा था। वह स्लाव जातियों से परेशान था। बिस्मार्क इन दोनों से मित्रता बनाए रखने के प्रयास में था।
1878 ईस्वी में प्रसिद्ध बर्लिन कांग्रेस हुई, जिसमें रूस के द्वारा बल्गेरिया के विषय में निर्णय लिए जाने पर ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया था और इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के साथ हो गया था। ध्यान दीजिएगा कि रूस के द्वारा बल्गेरिया के विषय में निर्णय लिए जाने पर बर्लिन कांग्रेस में ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया था, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के साथ हो गया था। तो इस प्रकार तीन सम्राटों का संघ जो है वो विघटित होने लगा, उनमें फूट पड़ने लगी। रूस और ऑस्ट्रिया जो है एक दूसरे के विरोधी हो गए। रूस ने बिस्मार्क पर विश्वासघात का आक्षेप लगाया, क्योंकि वो ये समझता था कि बिस्मार्क उसका समर्थन करेगा इस बात पर ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो इस सम्मेलन में रूसियों को कटु अनुभव हुआ एवं इसके बाद उन्होंने इस संघ में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने पृथक रूप से एक संधि की, जो कि ऑस्ट्रो जर्मन अलायंस के नाम से जानी जाती थी। ऑस्ट्रिया के साथ उसने एक संधि की 1879 में, जो कि ऑस्ट्रो जर्मन अलायंस के नाम से जानी जाती थी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की मैत्री इस संधि से काफ़ी प्रगाढ़ हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे जो है जो थ्री एम्परर्स लीग था उसका विघटन हो गया। अब एक नया संगठन जो है वो जन्म ले रहा था, एक नया संगठन जन्म लेने वाला था। तो बिस्मार्क रूस के विषय में चिंतित था। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद जब अलेक्जेंडर तृतीय गद्दी पर आया, तो बिस्मार्क ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर तीन सम्राटों के संघ को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और इस प्रयास में 1881 ईस्वी में उसे सफलता मिल गई। यह उसकी एक बहुत बड़ी सफलता थी, आप कह सकते हैं कि यह उसकी एक महान सफलता थी। 1881 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक यह नीति सफल रही। 1884 ईस्वी में एक बार फिर संकट उत्पन्न हो गया। 1884 में ऑस्ट्रिया ने फिर पिछली बात दोहराई। 1887 में यह संघ एक बार फिर से भंग हो गया। तो 1887 ईस्वी में बिस्मार्क ने रूस के साथ 3 वर्षों के लिए फिर से एक संधि की, जो पुनः आश्वासन की संधि के नाम से जानी जाती है। ध्यान दें मित्रों, 1887 ईस्वी में बिस्मार्क ने रूस के साथ 3 वर्षों के लिए पुनः एक संधि की, जो पुनः आश्वासन की संधि के नाम से जानी जाती है। दुर्भाग्यवश 1890 ईस्वी में बिस्मार्क को अपने पद से हटना पड़ा, किंतु 1887 से 1890 तक उसने रूस के साथ मित्रता बनाए रखी। यह उसकी विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। 1882 ईस्वी में त्रिगुट, या जिसे हम ट्रिपल अलायंस के नाम से जानते हैं यूरोप के इतिहास में, तो 1882 ईस्वी में त्रिगुट या ट्रिपल अलायंस की स्थापना हुई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इटली शामिल हुए। बिस्मार्क ने फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने के लिए उकसाया और ट्यूनिस पर अधिकार करने में इटली की भी रुचि थी। इसका उद्देश्य था फ्रांस का एक और शत्रु पैदा करना तथा इटली को अपने पक्ष में कर लेना। देखिए कितनी बड़ी कूटनीति थी बिस्मार्क की कि उसने जो है फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने के लिए उकसाया, जिसमें कि इटली की भी रुचि थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि फ्रांस का एक और शत्रु पैदा करना तथा इटली को अपने पक्ष में कर लेना। किंतु प्रोफेसर एसबी फे इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार बिस्मार्क ने ट्यूनिस के पके फल को तोड़ने के लिए फ्रांस को उकसाया तथा उसकी उपनिवेश नीति में भी सहायता की, जिससे कि वह 1871 की पराजय को भूल जाए। तो एसबी फे साहब का मत है कि बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस
जो है वो 1871 में जो प्रशा के हाथों पराजित हुआ था उसे भूल जाए, इसीलिए बिस्मार्क ने उसको ट्यूनिस के पके फल को तोड़ने के लिए उकसाया। डॉक्टर जीपी गूच का मत है कि ट्रिगुट संगठन इटली से आरंभ हुआ। रूस ने 1882 ईस्वी के आरंभ में ऑस्ट्रिया से संधि प्रस्ताव किया। वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने एवं भविष्य में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समर्थन चाहता था। बिस्मार्क ने इसमें पहले तो रुचि नहीं दिखाई, किंतु बाद में उसने संधि कर ली। यह एक सैनिक समझौता था। इस संधि की अवधि 5 वर्षों की थी, परंतु इसे समय समय पर दोहराया जाता रहा और यह 1915 ईस्वी तक कायम रही। तो इस गुट का निर्माण दुनिया के कूटनीतिक इतिहास की एक असाधारण घटना थी। यानी कि ट्रिपल अलायंस या त्रिगुट का निर्माण जो है वो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास की एक असाधारण घटना थी। प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रांट एंड टेम्परले लिखते हैं कि बिस्मार्क की नीति के पर्यवेक्षण से पता चलता है कि उसका मुख्य ध्येय फ्रांस को नियंत्रण में रखना और जर्मनी के नए उपनिवेशों की अबाध प्रगति करना था। उसने इटली व इंग्लैंड का ध्यान फ्रांस की ओर मोड़ दिया। अपने सभी प्रयासों में वह सफल हुआ। केवल ऑस्ट्रिया और रूस में वह स्थायी संबंध स्थापित नहीं करा पाया। ऑस्ट्रिया और रूस में जो है वो बीच बीच में तनातनी हो जाती थी और उनमें अस्थायी संबंध नहीं बन पाए। बिस्मार्क उसमें सफल नहीं हुआ, किंतु 1890 में उसके त्याग पत्र देने तक बराबर उसके प्रयत्न के फलस्वरूप रूस जर्मन मैत्री बनी रही। बिस्मार्क के सिद्धांत व्यावहारिकता पर आधारित थे। उसका उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना था और लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में वह किसी प्रकार का बंधन नहीं मानता था। उसका यह मानना था कि लक्ष्य हासिल करने के लिए चाहे जो भी नीति अपनानी पड़े वह अपनानी चाहिए। उसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जा सकती है। वह सिद्धांत तो बताता था, किंतु स्वयं बहुत उच्च आदर्श लेकर नहीं चलना चाहता था। ध्यान दीजिए इस पे कि वह सिद्धांत तो बताता था, किंतु बहुत उच्च आदर्श लेकर स्वयं नहीं चलना चाहता था। इसीलिए उसकी विदेश नीति में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पड़ती है, एक तरह का लचीलापन दिखाई पड़ता है। यद्यपि 20 वर्षों तक बिस्मार्क हवा में एक साथ 5 गेंदों को उछालकर संभाले रहा, तथापि यह वितंडतावाद इतना जटिल था कि बिस्मार्क के अलावा कोई दूसरा इसका प्रयोग नहीं कर सकता था। उसने लंबी अवधि तक गुटबंदियों की जो परंपरा डाली वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं थी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि गुटबंदियों के कारण ही आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में गुटबंदियों को एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो उसने जिस सैन्यवाद का प्रारंभ किया उसका तत्कालीन यूरोपीय समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रचनात्मक कार्यों में जो धन व्यय किया जा सकता था वह धन यूरोप के देशों ने गोला बारूद पर खर्च कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ बिस्मार्क की नीति अर्थात बिस्मार्क की विदेश नीति का एक उजला पक्ष है, एक ब्राइटर साइड है, तो वहीं पर दूसरा पक्ष जो है वो डार्कर है या अंधकारपूर्ण है। तथापि उसने जो कुछ भी किया जर्मनी के हित को ध्यान में रखकर किया और वह उसकी नज़रों में जायज़ था। बिस्मार्क एक अच्छा कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छा राजनयिक भी था।
जर्मनी के घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने में उसने गजब की योग्यता व क्षमता का परिचय दिया। जर्मनी को उसने एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बना दिया, और वह भी बहुत ही कम समय में। राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए उसने राजकीय संस्थाओं का विकास किया। जर्मनी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उसने एक नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया तथा उद्योग और व्यापार का विस्तार किया। जर्मनी के उद्योग और व्यापार को उसने संरक्षण प्रदान किया। राज्य समाजवाद की उसकी नीति एक नया प्रयोग था जो आगे चल करके बहुत से दूसरे यूरोपीय देशों के लिए अनुकरणीय बन गया। इस प्रकार जर्मनी के गृह व विदेशी मामलों के प्रबंधन में बिस्मार्क ने बहुत ही उच्च कोटि की रचनात्मक राजनीतिज्ञता का परिचय दिया, जिसके कारण जर्मनी का देश और विदेश में लंबे समय तक प्रभुत्व कायम रहा। यह ठीक है कि विदेश नीति की अगर हम आलोचना करें तो विदेश नीति की आलोचना में यह कहा जा सकता है कि आगे चलकर के उसने बहुत सारी विषमताओं को जन्म दिया। बिस्मार्क ने एक बार खुद ही कहा था कि द आइडियाज ऑफ कोएलिशंस गिव्स मी नाइटमेयर्स, लेकिन फिर भी जो है बिस्मार्क ने रक्षात्मक गुटों का निर्माण किया और जर्मनी को चारों तरफ से जो है वो उसने सुरक्षित करना चाहा। वो चाहे ट्रिपल अलायंस हो या 3 सम्राटों का संघ हो या ट्रिपल अलायंस हो या और भी जो उसकी संधियां हों। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इटली कई गुटों में विभक्त हो गया। नतीजा यह हुआ कि यूरोप में शांति नहीं रह पाई, एक शंका का माहौल बन गया और भय के साए में यूरोप के राष्ट्र जीने लगे, क्योंकि एक गुट को दूसरे गुट से निश्चित रूप से कहीं न कहीं भय तो लगता ही था। और जब तक बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर बना रहा, जब तक उसके जो है सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के साथ मतभेद नहीं हुए, मतभेदों के कारण उसको इस्तीफा देना पड़ा, उसको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन जब तक उसने त्यागपत्र नहीं दिया था तब तक उसने कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। उसने जो नीतियां अपनाई थी उन नीतियों पे चलकर भी उसने जो है जर्मनी को और यूरोप को भी बहुत अच्छे तरह से संभाले रखा। गड़बड़ियां प्रारंभ हुई उसके त्यागपत्र देने के बाद और कैसर विलियम द्वितीय की उग्र राष्ट्रीय नीति के कारण गड़बड़ियां पैदा हुई। तो इसमें हम बिस्मार्क को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, हर राजनेता से कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, बिस्मार्क से भी हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बिस्मार्क का योग